बहस होगी पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़े इश्यूज पर। शामिल होंगी नेशनल और इंटरनेशनल खबरें। बात होगी दुनिया के बदलते हालात और बदलती सियासत पर। बनेंगी सेलिब्रिटीज इस प्रोग्राम का हिस्सा और दिए जाएंगे जवाबात अहम सवालों के। प्रोग्राम पाकिस्तान टू अमेरिका विद शैला खान, कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। भावल नगर वाक़े में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूट्रल और खामोश रहना इस वाक़े से भी बड़ी एक ट्रेजेडी आप समझ लीजिए कि लगता है कि ऐसे एक्ट किया गया इन 3-4 दिनों में जैसे कि हमारा तो इस मसले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। फौज जाने, पुलिस जाने। सो ये दोनों इदारे खुद आपस में तय कर लें हम क्यों बुरे बने, हम क्यों फौज और पुलिस की ताल्लुकात को बिगाड़ें। 2-3 दिन हंगामा रहा और 2-3 दिन हंगामा रहेगा और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, खामोश हो जाएंगे, सब कोई नया हंगामा पाकिस्तान में खड़ा हो जाएगा। बहरहाल हमारे हुक्मरान जो थे इन 3-4 दिनों में उनको लगा कि पाकिस्तानी अवाम जो थी वो भी सो रही थी और साथ में हमारी जो इक़्तिदार पे बैठे लोग हैं वो भी ऐसा ही लग रहा था कि वो सो रहे हैं। सिर्फ अयाशी प्रोटोकॉल उनके हिस्से में आता है, बाकी तो कुछ नहीं। सख्त फैसले मांगती है ये हुकूमत, या यूं कहिए कि अब जो हालात हो गए हैं उसमें मेहनत भी चाहिए, आपकी सख्त फैसले भी चाहिए, न्यूट्रलिटी नहीं चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है कि सब कुछ ऑटो पायलट पे लगा हुआ है। ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान कुछ ऐसा ही है। खतरनाक असरात होंगे वैसे अगर इसी तरह से मुल्क चलता रहा तो। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं जिनके हमें जवाबात लेने हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आसिम सिद्दीकी साहब जो कि एंकर और एनालिस्ट है और वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने देखा कि इस ईद के दिनों में जो कुछ हालात रहे उसके बाद हमारी हुकूमत को होश आया है, कुछ आईटी साहब को भी होश आया है और उसके बाद फिर ये हुआ है कि आईएसपीआर का भी अभी हमारे पास एक सबके पास मैसेज आया कि भावल नगर में हाल ही में जो अफसोसनाक वाकया पेश आया, फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से मामला फौरी तौर पर हल कर लिया गया। बट दोनों तरफ से सोशल मीडिया को कहा जा रहा है कि इन्होंने हवा दी, इन्होंने बुरा भला कहा, इन्होंने कुछ ऐसी वीडियोस लगाई, जबकि हालात तो बिल्कुल नॉर्मल थे, कुछ तो हुआ ही नहीं था, बस जरा सी कोई चक्कलिश रंजिश थी। ऐसा ही था आसिम साहब? देखिए मैं तो वाशिंगटन में बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पे लाजिम बात है मुख्तलिफ जो अमेरिकन अखबार हैं या दुनिया के जो अखबार हैं उन्होंने ये लड़ाई देखी और वीडियोस इतनी ज़्यादा थी और ये मेरा ख्याल है कि वीडियोस जानबूझ के शेयर की गई हैं ताकि आप पुलिस वालों को नकेल डालने के लिए कि हम बड़े बदमाश हैं, आप छोटे हैं। मादरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा, मतलब ये मैं मज़ाकतन कह रहा हूँ। तो कि आपने आइंदा अगर कोई डाकू किसी फौजी के घर घुस जाता है तो आपने उस घर में नहीं घुसना है। तो मैं एक पाकिस्तानी वीलॉग देख रहा था तो उसमें लिखा था कि वो डाकू का पीछा करते हुए जो मोटरसाइकिल को रोकने वाले थे, जिधर बहुत क्राइम होते थे, वो उसका पीछा करते हुए उस घर में घुसे तो पता चला कि वो कमांडो साहब का घर था। अब वो कमांडोज के 2 भाई इसमें इन्वॉल्व थे, जो वो साहब कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था। ये दुनिया में एक परसेप्शन गया है कि एक पाकिस्तान आर्मी का एक सोल्जर था, उसके 2 भाई डकैतियां डालते थे। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो वो उस घर में चले गए और उसके बाद उन्होंने वही बदमाशी जो पुलिस की होती है, उन्होंने कहा ओए हमने तो डाकू पकड़ा है। उन्होंने कहा चलोए हटोए। उनको नहीं पता था कि वो चलोए हटोए किसे कह रहे थे। उन्होंने अपनी कार्रवाई की। फिर जो बड़े आका थे उन्होंने कहा ओ ये तो हमारा तो मोरल डाउन हो गया। पुलिस वाले हमें कैसे, बेशक हमारे भाई चोर हों, डाकू हों, कुछ भी हों, आप उन पे हाथ नहीं डाल सकते। वो हम भी नहीं डालेंगे, आप भी नहीं डालेंगे, उनको ऐसे खुला छोड़ देंगे ना। और ऐसा नहीं होता दुनिया में कि किसी फौजी का भाई या रिश्तेदार चोर या डाकू नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसे लोग होते हैं। तो पुलिस की भी मैं समझता हूँ कि उनको एक बात का अंदाजा हो गया, जो अब ये कहते थे ना कि जी ऊपर से ऑर्डर आया है, हम ऊपर के ऑर्डर पे जो है जुल्म कर रहे हैं, हम ऊपर से जिनाब हम क्या करें बस ऊपर। तो वो जो ऊपर वालों ने आपके साथ किया है तो अब आप, लेकिन क्या करें, मुझे तो हंसी आती है कि जिस तरह आईजी भीगी बिल्ली बना हुआ था। भीगी बिल्ली होती है ना, मतलब इन लोगों को शर्म तो करीब से नहीं गुजरती अपना इदारे को। बेशक
आप आर्मी का इदारा हो, उनको फौरन कार्रवाई करनी चाहिए थी। और एक चीज और मैं देख रहा था मुख्तलिफ व्लॉग्स पर, ये मेरा वो नहीं, मुझे ये सब जो बातें मैं कर रहा हूँ ना, ये मुख्तलिफ पाकिस्तान के व्लॉग्स हैं जिन्हें लाखों लोगों ने देखा है, मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है। वो यही कह रहे थे कि FIR जो है पुलिस की तो कट गई क्योंकि पुलिस ने गलत काम किया था, लेकिन जो फौज ने गलत काम किया, थाने में जाके जो 20-22 लोगों को मारा है, उसकी FIR नहीं कटी। तो फिर आपको पता चल गया, मेरा ख्याल है ये बता दिया गया पाकिस्तान को कि हम जो हैं वो ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं। हम पे चाहे हमारा भाई चोर हो या हमारा भाई डाकू हो, आप हम पे कार्रवाई नहीं कर सकते। गुज़िश्ता बहुत सारे ऐसे मैंने व्लॉग्स देखे जिन्होंने बहुत सारे किस्से बयान किए हुए थे कि जी इमरान खान के दौर में भी कि जी उन्होंने आर्मी से कहा कि जनाब ये भाई डाकू हैं, चोर हैं, आपका कोई कैप्टन है, कोई कुछ है, इसको हमारे हवाले करें, उन्होंने नहीं किया। तो मेरा ख्याल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो इन्होंने वीडियो खुद लीक की हैं, खुद बताया है और कहा है कि हमसे पंगा मत लेना, हम ये हशर करते हैं, तो मेरा ख्याल है गलत अमल है। पाकिस्तान आर्मी के जो आर्मी चीफ हैं उनको आके अपने ही लोगों को डिफेंड करना मुझे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और हम इमरान खान को कहते थे इस्लामी टच देता है, इस्लामी टच देता है, तो आज पूरी कौम ने देख लिया कि आर्मी चीफ ने भी इस्लामी टच दिया अपनी तकरीर में। तो मेरा ख्याल है इसको इस्लामी टच देने वाली बात नहीं, यहाँ रूल ऑफ लॉ की बात करनी चाहिए थी, अदालतों की बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ये बातें नहीं की, वही जज्बाती तकरीर की, इस्लाम को बेचा, जो कि हमारा हर सरबराह हो या हुक्मरान हो वो इस्लाम को बेचता है, फॉर सेल है पाकिस्तान के अंदर इस्लाम। जी तो आसिम साहब, आईजी पंजाब ने दो बातें की जो मेरी मतलब एक तो मुझे सही लगा कि आईजी पंजाब ने जो उस्मान अनवर थे उन्होंने भावल नगर थाने में कहा कि अपनी गलती का एतराफ भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों ने रेड जो की थी वो प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया था। अब इसमें मसला ये है कि ये इन्होंने आदतन किया, क्योंकि आपको पता है कि जब उस्मान डार के घर पे इन्होंने हमला किया था या उनको अरेस्ट किया था, तब भी उन्होंने प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया था। जमशेद दस्ती साहब हो गए या PTI के और बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जिनके घरों पे इन्होंने धावा बोला था, उस वक्त भी अगर तो कोई प्रोटोकॉल के खिलाफ जा रहा था, चाहे वो जायज था बंदा या फिर उसका आपने देख लिया था कि बिल्कुल आपको कंफर्म था कि जी इसी ने किसी का घर तबाह किया, किसी ने कोई बम ब्लास्ट किया, जो भी कुछ था, अगर उस वक्त ये फॉलो कर लिया जाता तो आज पंजाब पुलिस इससे खुलेआम ना जाती। एक तो ये भी था, और एक आज आईजी पंजाब ने एक अजीब सी बात की, उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन कलदम तंजीम ने इस चीज को, दो लोगों को या दो इदारों को क्या कहते हैं लड़ाने की कोशिश की। तो मुझे तो यहाँ कोई कलदम तंजीम नजर नहीं आई, मुल्क दुश्मन कोई नजर नहीं आया, दो खालिस ऐसे लोगों का जो कि दोनों इदारे और दोनों काबिल एहतराम है, उन दोनों का एक ही क्लैश था। ये शैला मुझे इनका बयान बिल्कुल इस तरह लगा कि जब भी मौलाना साहब ने एक बच्चे को जो रेप की करने की कोशिश की थी, जिनको पकड़ा गया, तो एक मौलाना एहतसाब साहब हैं, उन्होंने आके कहा कि ये उम्मत मुसलमा की साजिश है। अरे यार, वो मुल्ला एक बच्चे को रेप करने की कोशिश की थी, ये उम्मत मुसलमा की साजिश कहाँ से आ गई? तो उसके बाद यही साहब जो हमारे आईजी साहब हैं, इनकी आपने शक्ल देखी थी? इनकी शक्ल देखी थी? कितना स्ट्रेस था इनके ऊपर, लगता है इनके भी चपेड़े पड़ी थी। वही जो ऊपर का प्रेशर जो है वही नजर आया, जिस तरीके से बात कर रहे थे, कुछ नहीं था, दो इदारों की एक वो थी और दोनों में FIR कटनी चाहिए थी, दोनों को अकाउंटेबल करना चाहिए था, दोनों के जो मुजरिम वो हैं उनको सजाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। एक बात मैं आपसे कहता चलूं, पाकिस्तान माफी का मुल्क है, यहाँ आप बच्चे को रेप करें और माफी मांग लें। यहाँ पर कंदील बलोच के भाई जो है उसको कत्ल करता है, उसको माफ कर दिया जाता है। यहाँ पर पूरे इदारे जो हैं वो उसमें स्मगलिंग में वो मलबूस पाए जाते हैं, उनको माफ कर दिया जाता है। यहाँ पर बड़े बड़े अरबों रुपए के जो टैक्स हैं वो माफ कर दिए जाते हैं। यहाँ सिर्फ गरीब का खून चूसा जाता है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पाकिस्तान एक माफी का मुल्क है और अभी भी आप इसमें देखेगा हमारे यहाँ बस मट्टी पाओ, और क्यों पाओ मट्टी, मतलब मुझे तो हैरत है। और मैं आपको बताऊं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है इस वक्त, मैं समझता हूं कि जो हामिद मीर साहब कह रहे थे ना जी हम पे बड़ा दबाव है, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के वीलॉग उठा के देखें ना, उन्होंने पाकिस्तान की फौज की कारकर्दगी और पाकिस्तान ये पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को परखचे उड़ा दिए हैं।
और कोई अभी तक जेल नहीं गया है। आप उमर चीमा की रिपोर्ट देखें, शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान आर्मी को कि उमर चीमा ने ऐसी रिपोर्ट दी है जो कि सच पे मबनी है। आप कुछ नहीं कर सकते कि आप अपने इदारे में अकाउंटेबिलिटी कायम नहीं कर सकते। पंजाब पुलिस को जो जो उन्होंने पीटीआई के कारकुनान के साथ किया था घरों में, जिनको फ्री हैंड दे दिया गया, वो अभी चाह रहे थे अभी भी शायद हमारे पास फ्री हैंड है, हम किसी को भी पकड़ ले। लेकिन ये बात, एक बात आप माने कि वो बंदा जो था वो आर्मी का कमांडो का भाई था जो डकैत था, तो वो कहाँ गया? उसको माफी मिल गई? नहीं, उनके भाइयों को भी तहफ़्फ़ुज़ है, उनके बच्चों को भी तहफ़्फ़ुज़ है। एक रेंजर्स का, डीजी रेंजर्स का बच्चे का आपने सुना होगा कि उसको ट्रैफिक वाले ने कहा कि यहाँ आप पार्क नहीं कर सकते, तो वो उठा के ले गया उसको। तो कर्नल की बीवी का आपने सुना होगा, क्या हुआ उसका? तो ये मुल्क माफी का मुल्क है, कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। सर माफी का मुल्क सही कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन शायद मेरे ख्याल में ये इतना बुरा या खराब काम कर लेते हैं किसी के कहने पर, अपने कहने पर, जिस तरह से भी कहते हैं अपनी नौकरियों को बचाने के लिए। एक बहुत ही दिलचस्प मैं इंकिशाफ कर रही हूँ, मुल्क इंकिशाफाती हो सकता है कि पाकिस्तान की पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स ने धड़ाधड़ कनाडा की शहरियत लेना शुरू की है और चंद बड़े पुलिस अफसरान के नाम सामने आए। एक जो थे वो डीआईजी के बारे में बताया गया कि इनके कनाडा में $20 लाख का घर लेकर और उनके जो बच्चे थे उन्होंने शिफ्ट किए और खुद पाकिस्तान वापस पहुंचकर दोबारा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो ये पुलिस अफसरान जो सिर्फ कनाडा ही की क्यों शहरियत रहते हैं और अमेरिका बरतानिया में मतलब क्यों नहीं जाते? दूसरा ये कि चाहे आप यहाँ कुछ भी करें, अपनी फैमिली आपने बाहर रखी, कुछ घर आपने घर खरीदे और सारा पैसा वहां शिफ्ट करके आप अकेले अब यहाँ पर सुकून से कि जी हम तो अकेले हैं, कोई मसला नहीं, हमारी नौकरी खत्म होगी तो हम बाहर चले जाएंगे। देखिए ये पुलिस का मसला नहीं है। मैंने और शायद आपने एक प्रोग्राम किया था काफी पहले जिसमें हमने बताया था कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं उनकी फैमिलीज जो हैं वो कनाडा, अमेरिका, यूरोप में ग्रीन कार्ड और रेजिडेंस लेके मूव हो जाते हैं और उनके जो कमाने वाले हैं वो हराम की कमाई कमा कर और दूसरे मुल्क में अपने बच्चों को भेजते रहते हैं। ये पाकिस्तान फौज के अंदर भी है। आप वरना आसिम सलीम बाजवा की जो रिपोर्ट आई थी तो वो एक दिन में तो नहीं चले गए ना। ये सोचे ना कि आसिम सलीम बाजवा सी पैक के हेड थे और उनकी फैमिली अमेरिका में रहती थी, उनके बच्चे अमेरिका में रहते थे। इसी तरीके से पुलिस, आप तो ये एसएचओ, आईजी, सॉरी आईजी, डीआईजी को रोना छोड़ दें, एसएचओस, डीएसपी, एसएसपी, इवन एएसआई को अगर आप किसी को पकड़े ना कराची शहर का या लाहौर का जो मेन है, उसका आप लिविंग स्टैंडर्ड देखें और उसकी तनख्वाह देखें। ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो हैं इनके ऊपर इंक्वायरी अगर बिठाई जाए तो आपका 75% लोग जो है ना वहां पर आपके पर क्वेश्चन मार्क निकलेंगे। या तो उनकी फैमिली बाहर होगी या वो हराम का कमा के अब इतना ज्यादा कमा चुके होंगे कि नैब भी ना होश उड़ जाएंगे। नैब को जो है 10,000 लोग हायर करने पड़ेंगे उनको पकड़ने के लिए। तो आवे का पुलिस वाले को नहीं पकड़ा आजकल किसी आईजी आवे का वही बिगड़ा हुआ है ना। मैं आपको बताऊं, एक कराची में एक साहब थे, वो मुझे अभी मिले, मतलब ऐसी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वो मुझे बताने लगे कि आसिम वहाँ पर कनाडा में एक जगह है जहाँ पर सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट के लोग रहते हैं। मैंने कहा यार मैं कभी गया तो नहीं लेकिन मैंने सुना है, तो यार मुझे भी वहाँ एक घर खरीदना है। मैंने कहा है, तो मैंने फिर एक दो लोगों का नाम दे दिया, मैंने कहा ये ले लें आप। तो फिर वो मुझे रियल एस्टेट वाले ने बताया कि यार ये कहानी है। अगर वो स्टोरीज वहाँ पर आपको जर्नलिस्टों को अलाउ कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर के उनके घरों की तस्वीरें और स्टोरीज जो हैं कल से शाया करना शुरू कर दें तो आपके होश उड़ जाएंगे वहाँ कौन कौन लोग रहते हैं, कितना हराम पैदा। मैं तो हैरत होती है पाकिस्तान चल कैसे रहा है। हर शख्स जो है वो अरबों में पैसा लेता है और बाहर आ जाता है, नॉट करोड़ों में, अरबों की बात होती है भाई। मतलब यहाँ पर हम 20-20, 30 साल से 40-40 साल से हो गए, हमारा अपना घर नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग मर जाते हैं, उनका अपना घर नहीं होता, वो किस्तें देनी पड़ती हैं उनको, ये वो करना पड़ता है, लोग अपार्टमेंट में रहते हैं। ये कौन सी कौम है यार जो कि गरीब मुल्क से उठती है और आके कैश पे यहाँ घर रहती है, घर लेता है
और कैश पे यहाँ पे बिजनेस लेता है और उसके बच्चे अय्याशी कर रहे होते सर हैं। पता है क्या है कि यही बिजनेस जो तबका है जो आप बता रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं, तो आप कह रहे हैं कि जी यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं या पुलिस वाले हैं, उसके बाद तखमीना मैं आपको ही बता देती हूँ, इससे अंदाजा होगा कि जो एक आम आवाम है, आलमी बैंक कहता है कि तखमीना ये है कि पाकिस्तान में 9 करोड़ 80 लाख लोग बहुत गरीब है, और ये तादाद जो है इस बरस जो अब ये 2024 से 1 करोड़ का इजाफा हो सकता है। जब भी कोई IMF से पैसा आता है, आपने कहीं लगता हुआ देखा, आपने कहीं देखा कि कोई अच्छा काम हो रहा हो, गरीबों के लिए काम हो रहा हो? तो ये जो गरीब से गरीब और मिडिल क्लास गरीब में गरीबी में चला गया, ये वो लोग जो कि गवर्नमेंट में नहीं, गवर्नमेंट में खास तबका होगा ना, ये जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, 9 to 5 काम करते हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो अपनी कोई दुकानदारी करते हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो फिर वही भुगतते हैं, इन्हीं लोगों का भुगतते हैं, जो कि आपने अभी बताया कि ये लोग वहां चले जाते हैं, तो फिर पाकिस्तान आगे गया ही नहीं है। आसिफ साहब, मैं पूछना चाहूंगी कि इस दफा मैं बताऊं, ये अभी आपने कहा ना 1 करोड़, अभी आप नादरा की रिपोर्ट निकालें तो उसमें आपको होगा 2023 में 1 करोड़ बच्चे जो है ना पैदा हुए हैं। तो अगर इसी तरीके से आबादी बढ़ती रही तो मेरा ख्याल है कि मैं बाकी सारी चीजें छोड़कर जो है वो आबादी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक और खबर मैंने आज देखी जो कि किसी इंटरनेशनल अखबार में छपी हुई थी कि पाकिस्तान का नंबर जो फौज है, पाकिस्तान की नंबर 1 फौज है जो कि यूनाइटेड नेशन में पार्टिसिपेट करके दूसरे मुल्कों में सर्व करती है। यानी पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, नंबर 1 पे है, जिसकी सबसे ज़्यादा फौजें जो हैं वो यूनाइटेड नेशन में और दूसरे उसमें पाकिस्तान से बाहर सर्व करती हैं अमन के लिए। वो पैसा कहाँ जाता है, मतलब क्वेश्चन मार्क है ये। अच्छा, अब मजे की मैं आपको बात बताती हूँ कि मीडिया पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी 2 खबरें जो थी, जो इस वक्त आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे, तकरीबन मुकम्मल ही ब्लैकआउट रहा। एक भावल नगर की, दूसरा कल रात क्वेटा में जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई थी, देना चाहिए था। कुल 6 जमातों ने तहरीक का एक आगाज का ऐलान किया है। खासा बड़ा इज्तिमा था उसमें, लेकिन यहाँ पर टीवी पर आपने कुछ देखा नहीं। अब मसला याद है कि जब आप टीवी टेलीविजन पे कुछ नहीं देते तो लोग सोशल मीडिया का रुख करते हैं, तो सोशल मीडिया का रुख कराने में सबसे ज्यादा हाथ इस ब्लैकआउट का है। ना ब्लैकआउट करें, ना सोशल मीडिया की तरफ एक इंसान जाए। नहीं, ये अब इससे मेरा नहीं चला। आपने ट्विटर को बंद कर दिया ना, एक्स को आपने बंद कर दिया ना। मरियम नवाज भी एक्स रोजाना ट्वीट कर रही हैं, हामिद मीर भी रोजाना ट्वीट कर रहे हैं। ISPR नहीं, आप ये देखें, मजाक देखें, एक मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन ने एक्स बंद कर दिया, अब उसके बाद वो सब ट्वीट कर रहे हैं सारी खबरें। अगर मंसूर अली खान अपना वीलॉग कर रहे हैं तो वो ट्विटर से खबरें उठा के कर रहे हैं। अगर शहबाज गिल या मोहित पीरजादा वो खबर उठा के कर रहे हैं, वो भी ट्विटर से उठा के कर रहे हैं। उसने ये कहा अकॉर्डिंग टू ट्विटर, उसने ये कहा अकॉर्डिंग टू, लेकिन ट्विटर बंद है पाकिस्तान में। तो ये एक, अब भूल जाए, आप खबरों को दबा नहीं सकते, खबरें दबने वाली चीज नहीं होती। अगर आसिम सिद्दीकी आज कुछ करेंगे, कल वो खबरों में आएगा, आप रोक ही नहीं सकते। अगर पाकिस्तान के हर शख्स के पास कैमरा है और वो खबर है, वो जर्नलिस्ट है। आज पाकिस्तान की सारी आवाम जो है ना, पूरी दुनिया में जिसके पास फोन है ना, वो खबर है, वो किसी वक्त भी आप देखेंगे वायरल न्यूज होती रहती हैं। अच्छा, खबर और इंफॉर्मेशन से मुझे याद आया, आप हमेशा मुझे एम्बेसीज की खबरें देते हैं, या वहाँ पर जब ईद होती है तो ईद मिलन पार्टी जो होती है, या इस तरह के और बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं उसके बारे में हम हमें बताते हैं। इस दफा आपने कोई एम्बेसी का जिक्र, एम्बेसी में जो तकरीबात होती है उसका कोई जिक्र नहीं किया, जो एम्बेसडर थे उनके बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी, आखिर वजह क्या हुई? देखिए, हमारे जो वाशिंगटन में सारे जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी, उनको कोविड हुआ है, बहुत खतरनाक कोविड। अच्छा। एक नई लहर आई है, तो एम्बेसडर उनको नहीं बुला रहे ना, उनको अपने फंक्शंस में नहीं बुलाते कि कहीं उनको कोविड ना हो जाए ना। तो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आर नॉट अलाउड कि वो इवन ईद फंक्शन में भी आ सके ना। तो अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि पाकिस्तानी एम्बेसडर जो हैं वो अभी भी अपने आप को कश्मीर का प्रेसिडेंट समझ रहे हैं। वो कश्मीर से रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने ईद भी कश्मीरियों के साथ मनाई, उन्होंने जिक्र भी अपना, अगर आप उनकी प्रेस रिलीज देखें, कश्मीरियों का किया, पाकिस्तानियों का जिक्र ही नहीं है। पूरी उनकी प्रेस रिलीज में ये नहीं उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब किया, उन्होंने कहा कश्मीरी कम्युनिटी से खिताब किया। हेलो एम्बेसडर साहब, आपके लिए मैसेज है कि आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, कश्मीर के एम्बेसडर नहीं हैं। तो प्लीज खुदा के लिए आप
मतलब, और आप अगर अमेरिकन और जर्नलिस्टों से मिलते हैं तो पाकिस्तानियों को के जर्नलिस्टों को कोविड नहीं हुआ, उनको कोई बीमारी नहीं लगी हुई कि वो आएंगे तो सबको बीमार कर देंगे। वो 5, 6 या 7 तो जर्नलिस्ट हैं पूरे वर्जीनिया, मेरीलैंड एंड डीसी में जो काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप प्रेस रिलीज भेजने के बजाय उनको खुद बुलाया करें, ताकि वो देखें कि वो कौन से 400 लोग हैं या कौन से 500 लोग हैं जिनसे आपने खिताब किया और उसका रिजल्ट क्या आया। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए कि वो पाकिस्तानी एम्बेसडर भेजें, कश्मीरी एम्बेसडर की हमें ज़रूरत नहीं है। वो कश्मीर वो फॉरेन ऑफिस जो या तो स्पेशल एक यहाँ पे कश्मीर का कॉन्सुलेट खोल दें ताकि वहीं से लोग वो करें, क्योंकि पिछले इतने सालों से जो है हमें पाकिस्तानी एम्बेसडर नज़र नहीं आ रहा। ठीक है आसिम साहब, पाकिस्तान में तो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को नमाज पढ़ने से रोका गया हो, किसी की ईद की नमाज पढ़ने से रोका गया हो। सुना तो बड़ा अजीब सा भी लगा और मतलब अच्छा नहीं लगा कि ठीक है जहां इतना कुछ हो रहा है वो होने देते, लेकिन कम से कम नमाज ऐसी चीज है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को ईद की नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जवाब बनाकर बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। ये जैन हुसैन कुरैशी कह रहे हैं, उनके बेटे कह रहे हैं। जबकि बड़ी हैरत अंगेज बात है कि हम कह रहे हैं कि ब्लैकआउट है टेलीविजन। उनके बेटे, किनके बेटे कह रहे हैं? जैन हुसैन जो शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं उन्होंने बताया ये। उसकी अच्छा, बेटी ने बेटी ने बताया। अच्छा, बेटे ने बताया, क्यों इस वजह से भी बताया होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि जितने भी अखबार हैं पाकिस्तान के, एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी है और डॉन, सारे अखबार में वहां पर बड़ी बड़ी खबरें लगी हुई है, हेडलाइंस भी लगी हुई है कि जी, हेडलाइंस तो नहीं, खबरें लगी हुई है कि जी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने ईद की नमाज अदा की, बगलगीर हुए। तो ये सारे अखबारात में किसने दिया? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखें शाला, मैं तो यहाँ पर हूँ ना, और हम मुख्तलिफ व्लॉग देख के, खबरें देख के ही अपना तबसरा कर सकते हैं ना। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा ट्वीट्स दिखाई कि किसी पीटीआई के रिस्पॉन्सिबल की, कि उन्होंने कहा है कि नहीं जी, उन्होंने इमरान खान और उन्होंने ईद की नमाज अदा की है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी की भी बेटी की भी उन्होंने ट्वीट दिखाई कि ऐसा नहीं हुआ। अब इस पे मेरा ख्याल है कि इंतजामिया को भी चाहिए था कि अगर उन्होंने पढ़ाई है तो एक तस्वीर पीछे से दिखा देते। आपको शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं थी, आप पीछे से एक तस्वीर खींच के दिखा देते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्पेशली इमरान खान की जिंदगी जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत, मतलब दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना उसमें गड़बड़ हो, तो वो इमरान खान जो है उसकी जान लेने के उधर पे आएंगे। मुख्तलिफ एजेंसीज हो सकती हैं या पाकिस्तान के अंदर कुछ हो सकता है, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे। जेल के अंदर एक पब्लिक मजमे के अंदर जो है आप इमरान खान को छोड़ दें, तो शायद सिक्योरिटी पर्पस के लिए हो सकता है। ये कोई ऐसी पढ़वा देते तो जरूरी। हाँ, ये मैंने यही कहा ना कि अगर नाम तो आप तस्वीर दे देते, 10 आदमियों की नमाज पढ़ा देते, 10 आदमी भी पढ़ सकते हैं नमाज का क्या है? हाँ, तो लेकिन ये इनकी कमअकली कह लें, पता नहीं ऊपर कौन लोग बैठे। अब ये देखे ना, आप सिंपल ये देखे ना कि हम तो बोले ना कि चलो अगर कांस्टेबल या सिपाही ने थाने पे हमला कर दिया, पता नहीं कर्नल या ब्रिगेडियर का जिक्र आ रहा है कि वो गए थे। वो कह रहा है जी ब्रिगेडियर गए, वो जो थाने में भावल नगर, क्या नाम था जो उसमें, कि जी वो कर्नल और ब्रिगेडियर वहां पे। मतलब आप इतनी ऊंची पोस्ट पे जाके आपको नहीं पता कि आप थाने पे अटैक कर रहे हैं, आप खुद एक इदारा हैं। तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की भी अकल ना चरने गई हुई है, उनको नहीं पता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो पाकिस्तान में ज्यादा होता जा रहा है कि मोहसिन लकवी के लिए हो गया कि जी शहबाज शरीफ और उनमें ठन गई है। वो कहते हैं कि जी अब तो ऐसा लग रहा है, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि भाई अगर वो प्रेसिडेंट, अगर तो वो वज़ीर आज़म भी बन जाते हैं तो हमें कोई पता, हमें कोई एतराज नहीं था, वो बन सकते हैं। तब ये हालात अगर हो जाएं तो फिर उस पे एक सवालिया निशान आ जाता है। आसिम साहब, सवालिया निशान हमारे पर आपको पाकिस्तान में हर जगह मिलेगा। आपने देखा होगा, बल्कि वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ एक बच्ची का, जो एयरपोर्ट पे बच्ची अपने वालिद से वो सामने से आते हुए देखा उसने, और वो भाग कर मिलने के लिए गई तो सिक्योरिटी ऑफिसर जो खड़े हुए हैं उन्होंने बाल से पकड़ कर उस बच्ची को गिराया है। बड़ा अफसोस हुआ वो मुझे देख के। मेरे ख्याल में वो वीडियो आप तक भी पहुंची होगी। देखिए, वो वीडियो यहाँ पे भी आई और मेरा ख्याल है किसी ने इंग्लिश के अंदर इसकी ट्रांसलेशन करके बाकायदा कमेंट्री की, पाकिस्तान की तजलील हुई। लेकिन ये जो एएसएफ के लोग हैं ना, नहायती जाहिल और गंवार, अगर ये जरा सा भी अक्लमंद होते, और मैं ढूंढ रहा था कि कहीं इनका ट्विटर अकाउंट मुझे मिला नहीं,
वरना मैं इनको जरूर वो करता कि आपकी कोई हमें अभी तक उस ऑफिसर के बारे में वो नहीं आया। अच्छा, उस ऑफिसर को तो छोड़े, वो एक नंबर का माजरत के साथ बगैरत आदमी था। मैं यहाँ पे बिल्कुल ये लफ्ज यूज करूंगा उसके लिए कि वो एक नंबर का बगैरत था। उसको शायद उसकी बेटी भी नहीं होगी, उसके घर में कोई औरत भी नहीं होगी, क्योंकि उसको पता नहीं है कि बच्चों से बिहेव कैसा किया जाए। लेकिन मुझे जो सारे लोग थे वो एक गरीब तबका था, जो कि जब भी दुबई या इधर की फ्लाइट आती है तो उसमें ज्यादातर वर्किंग क्लास का तबका आता है, जो कि साल साल 2-2 साल 3-3 साल, और इसका मुझे बता रहे थे कि 7 साल बाद आ रहा था। तो वो बच्ची शायद पहली दफा या दूसरी दफा मिल रही थी अपने बाप से, तो वो इतने खुशी में थी। और जिस तरीके से उसने वो कमीनगी की हरकत की है, मेरा ख्याल है टर्मिनेट करना चाहिए उस बंदे को। लेकिन ये बगैरत नहीं करेंगे। मैं एएसएफ को भी देख चुका हूँ, मैं एफआईए को भी देख चुका हूँ, इनका रवैया एयरपोर्ट पे क्या होता है। अभी जो आपने बात की ना, हाकमियत, अपने आप में मैं सुपर हूँ, मेरे 2 फूल लगे हुए, मेरा 1 फूल लगा हुआ है, पब्लिक को वहीं पे रिस्पांस देना चाहिए। और मैं बताऊं कि आप लोग अब आदत बना लें कि आपने मारना वारना नहीं है, रिस्पांस देना, उसको ऑफिसर को सर रिस्पॉन्स की क्या बात कही आपने। अभी कराची में आपने देखा एक डाकू जो था वो हत्थे चढ़ गया, लोगों के हुजूम ने पहले तो मारा पीटा और उसके बाद गन निकाल के उसका वो हाल किया कि मैं बता नहीं सकती, खूनम खून कर दिया, चेहरे पे मारी है गोलियां, और एक नहीं 3-4 मारी है। तो ये फ्रस्ट्रेशन का ये हाल हो गया, क्योंकि ये लोग डकैती करते हैं और उसके बाद ना सिर्फ वो चीज लेके जाते हैं, चाहे पैसा लेके जाते हैं, मोबाइल लेके जाते हैं, सब कुछ ले जाते हैं, लेकिन जाते हुए मार के भी जाते हैं। तो ये हाल देखिए, अब कराची में शुरू हुआ। ये एक फ्रस्ट्रेशन है। वो बेचारा उस इलाके में शायद चला गया होगा हाँ जहां पर हर दूसरे, कराची में डिफरेंट इलाके हैं। अगर आप हाँ कुछ इलाकों में हर शख्स के पास पिस्टल होती है, हर घर बिल्कुल। के अंदर असला होता है, लेकिन उनको रखने की इजाजत नहीं है, इजाजत है बल्कि जबकि एक आम कराची के बंदे को पिस्टल रखने की इजाजत नहीं है। तो वो वहां चला गया और मैंने भी वो वीडियो देखी कि उसने कितने करीब से मारी, जेके बहुत मेरा ख्याल है कानूनन गलत है। बिल्कुल लेकिन गलत। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा हाँ बढ़ गई है कि वो कोई, इससे पहले भी 2-3 दफा भी पकड़ा उन्होंने, वो तो उन्होंने लाते घूसे मार के मार दिए हैं। हाँ तो बाज दफा तो पुलिस वाले ही डाकू निकल आते हैं। और मैं बताऊं, अगर सिंध पुलिस की 60% तो डाकू होंगे जो पुलिस के अंदर हैं। हाँ मैं गारंटी से कहता हूं कि इनके हुलिये, इनकी बातें, इनकी इनकी जिस तरीके से इनकी पुलिस में शमूलियत होती है, 60% डकैत होते हैं ये। आप 40% को आप बेनिफिट ऑफ डाउट देके वो कर सकते हैं। तो आप अगर पुलिस का शोबा आज खत्म कर देते हैं, रेंजर्स को पुलिस के इख्तियारात दे देते हैं, तो आप देखिएगा कि ये एकदम चीज़ कम होगी। और मुझे हैरत होती है कि रेंजर्स के पास ये इख्तियारात ही नहीं है कि वो किसी को फायरिंग करते हुए देखें और पकड़ें। वो कहते हैं हमारे पास इख्तियार ही नहीं है। तो भाईजान, आप क्या आम खाने आए हो? सर डिप्लॉयड क्यों किया फिर इन्हें? मैं कराची में तो यही यही बोल हाल रहा हूँ है। कि भाईजान, फिर आप कराची में आम खाने आए हो, आपके पास इख्तियारात नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ियां हर चौक पे खड़ी होती हैं, बिल्कुल आपका डीजल पेट्रोल खर्च हो रहा होता है, लेकिन आप आम खाने आए हो, मजे कर रहे हो। ठीक है भाई, करो मजे। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन करूंगी आपसे कि बाइडेन साहब कहते हैं कि ईरान इन दिनों में नहीं, बल्कि मतलब दिनों में नहीं बल्कि घंटों में इसराइल पर हमला कर सकता है। अमेरिका हमेशा इसराइल का साथ देगा और कहते हैं कि मेरी ईरान को वार्निंग है कि ऐसा करने की कोशिश ना करे। वैसे ये पहली तारीख में पहली मर्तबा इसराइल पर हमला अब रुक नहीं सकता। कैसे देखते हैं इंटरनेशनली और कैसे देखते हैं ये अमेरिका के लिए? कुछ नहीं, मेरा ख्याल है जब इराक पे हमला हो रहा था तब भी हमने देखे कि इस तरह के बयानात आते थे और फिर इराक पे हमला भी हो गया। लेकिन ईरान पे हमला करने से पहले ये 10 दफ़ा इनको सोचना है। उसके बाद अमेरिका शायद अपने पैरों पे खड़ा ना हो सके। अमेरिका किसी वजह से, किसी दूसरे या तीसरे मुल्क की वजह से अपने मुल्क को बर्बाद नहीं करेगा। अमेरिका के लोग इतने समझदार हैं कि वो ये होने नहीं देंगे। बाइडेन साहब जो हैं वो 4 कदम खुद चल नहीं सकते, लेकिन बयानात ऐसे दे रहे होते हैं बंदा हिल जाए। तो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट वो है, और मेरा ख्याल है इसराइल का शायद थोड़ा सा प्रेशर भी होगा उनका। लेकिन उन्होंने ज़रा सा भी ईरान के ऊपर, क्योंकि ईरान पे कोई करने का आपका वो नहीं है, क्योंकि जो इसराइल कर रहा है वो तो दुनिया देख रही है ना। तो आप जो यमन में हुआ या दूसरी सीरिया में हुआ या जो दूसरी जगहों पे हुआ, तो आप ईरान में तो समझ में नहीं आता कि इस तरह के बयान आप किस तरह दे सकते हैं। वो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर, ईरान के हमले के बाद आपको कोई नहीं बचा सकता तीसरी जंग अजीम के से।
मुझे लगता है आसिफ साहब किसी को भी नहीं बचा सकेगा। आहिस्ता 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 ये जो नहीं, मेरा नहीं होंगी। ख्याल कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो जो है अब बस मेरा ख्याल है इलेक्शन का टाइम शुरू हो गया है, मई के बाद जो है फुल यहाँ पर वो शुरू होंगी और जो ये चाह रहे हैं कि जनाब हम जो है इस तरह के बयानात दे के अमेरिकन वोट ले लें, लेकिन अगर ट्रंप को सजा नहीं हुई तो ट्रंप तो 100% नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए होगा। इस वक्त दो ही लोग हैं, बाइडन, मुझे नहीं लगता कि बाइडन की सेहत ये इजाज़त देगी कि वो नेक्स्ट 4 साल और उस पे रह रहे हैं। क्या पता उसको जिता के बिहाइंड द सीन एस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत करे जैसे पाकिस्तान के अंदर कर रही है। आपका क्या मतलब है, पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ हुकूमत चला रहे हैं? ये मजाक है, जोक है सर। अब हमें तो लग रहा है मोहसिन नकवी चला रहे हैं और मोहसिन नकवी को कोई और चला रहा है। आपको नहीं पता मोहसिन नकवी को कौन चला रहा है? वही तो कह रही हूं, उनको कोई और पता है मोहसिन नकवी के घर में जब कोई एक घुसे थे एक साहब तो उसके उन्होंने गोली मार दी थी। तो गोली ऐसे तो नहीं मारी होगी ना, आखिर कोई पावर होती है ना, आपके पीछे किसी का हाथ हो तो फिर आप ऐसी की तैसी कर दें जमाने को। वो एक मोहतरमा ड्रामे में था ना कि उसने जब छापा पड़ा तो उस मोहतरमा ने पुलिस वाले को कहा कि तुम अंदर तो आ गए हो लेकिन अब थाने नहीं पहुंच सकते। तो उसने कहा क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी पहुंच कहाँ तक है। तो कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारी हकीकत क्या है। तो लड़की फिर ये कहने लगी कि शायद तुम मुझे यहाँ से भी ना ले जाते। उसी वक्त फोन आ गया, उन्होंने कहा फौरन वापस आ जाओ। वो वापस चले गए। तो यहाँ पे तो तवाइफ की जो है ना वो पहुंच वजीर आजम तक होती है, तो आप आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट चाहूंगे आसिम साहब। लास्ट कमेंट्स क्या दूं, कराची के अंदर जिस तरीके से एक बिल्कुल लावारिस शहर बना दिया गया है, रोजाना ऐसे किस्से सुनने में आ रहे हैं कि आपके आंसू निकल जाते हैं। आज सुबह जब मैंने जफर अब्बास नकवी का एक छोटा सा व्लॉग था वो सुना तो आंखों से आंसू भी आ गए कि यार एक बच्ची को गोद में उठा के और वो मतलब जिस तरह, और आप ये देखें कि 3 सोएम तक रोड से उसका खून नहीं साफ हुआ था। आप बेहसी, बगैरती, बेशर्मी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखें कि ये कौन सी हुकूमत है कि वो एक चोर डाकू एक लड़के को मार के चला गया है और 3 दिन तक उसका खून जो है सूख गया। उसका बाप सोएम के बाद आके उस पर मट्टी डाल रहा है कि मैं अपने बेटे का खून उस जगह पे नहीं देख सकता। तो लानत हो आपको ऐसी गवर्नमेंट चलाने पे जनाब, जहां पर आप मतलब आप कम से कम उसके बाप के साथ खड़े तो हो सकते हो ना। ऐसे आप हो कौन? अब मैं बोलता हूँ ये जमात इस्लामी है, MQM है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, ये 3 रिस्पॉन्सिबल है। MQM जो है वो सिर्फ बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रही, वो करेगी भी नहीं सर, वो करेगी भी नहीं, बयान दे रही है, उसके अलावा कुछ नहीं कर रही। इस वक्त आपको बाहर आके जो है ना वो ठीक ठाक एहतजाज करना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, हमने कसम खाई हुई है कि हमने कुछ प्रैक्टिकली नहीं करना। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कैपिटल टीवी वॉशिंगटन की एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कीजिएगा ताकि दुनिया में आप किसी भी जगह हमारे लाइव प्रोग्राम्स और शोज को देख सके। जिंदगी न वफा की, तो अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शैला खान को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.